नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि उत्तराखंड में 4000 मकान ढहाए जाने को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों ने प्रोटेस्ट मार्च निकाला है। छात्रों का कहना है कि उत्तराखंड की बीजेपी सरकार मासूम लोगों के साथ नाइंसाफी कर रही है। इस बीच एएमयू के छात्रों ने उत्तराखंड सरकार से मांग की थी कि मासूम बच्चों और महिलाओं पर रहम खाएं। सरकार अगर अदानी अंबानी के हजारों करोड़ के कर्ज को माफ कर सकती है तो फिर 78 बीघा जमीन सरकार क्यों नहीं छोड़ती। आपने हल्द्वानी का हाल देखा है, कड़ी ठंड में, और कड़ी ठंड में बावजूद उसके रोडों पर बैठी पूरी फैमिलियां, वहाँ वो माँ, हमारी माँ बहनें और उनके घर वाले जिस तरह से दर्द का अपना एहसास करते हुए, और उनके ऊपर से छत छीनी जाने का ऐलान हो चुका है। जैसा कि हम सभी को पता है, हम लोगों का आज यहाँ आने का मकसद सिर्फ ये है कि हिंदुस्तान की जो हुकूमत है जिस अंदाज से काम कर रही है उस अंदाज को बदलना होगा। जिस सख्ताई के साथ वो अपने फैसले ले रही है मुसलमानों के खिलाफ, उन फैसलों में थोड़ी नरमी लानी ज़रूरी है, क्योंकि जब अडानी अंबानी का कर्जा माफ़ हो सकता है, ये देश के भगोड़ों का कर्जा माफ़ हो सकता है, तो मैं समझ सकता हूँ ये मुसलमान जो हैं, जो माइनॉरिटीज़ कैसे हैं, जिनको मैं ख़ासतौर से मुसलमान इसीलिए कहूँगा क्योंकि मुसलमानों के ऊपर ही ख़ासतौर से जुल्म किया जा रहा है, तो इस जुल्म को रोकने की कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालें। क्योंकि वो आज से तो घर है नहीं, वो सालों पहले, बरसों पहले के घर बनाए गए, एकदम घर तोड़ने का ऐलान, उनके ऊपर से छत छीनने का ऐलान, तो मैं समझ सकता हूँ किसी भी नीचे तबके के लोग के या किसी भी मिडिल क्लास फैमिली के लिए छत छीनने का मतलब ये है पूरी जमा पूंजी का खर्च हो जाना, कंगाल हो जाना, ख्वार हो जाना। तो वो अपना मकान किस तरह से बनाएंगे, अपने बीवी बच्चों या बच्चों को किस तरह से परवरिश करेंगे, क्योंकि एक नस्ल का सवाल नहीं है, या कई नस्लों का सवाल है। तो हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द हिंदुस्तान की। देखिए, पहली चीज़ आप लोग अंदाज लगा सकते हैं कि इस वक्त इतनी कड़ाके की ठंड है कि निकलना दुश्वार हो रहा है। 5 दिन से मासूम बच्चे, बेवाएं, कुछ माएँ, बुजुर्ग लोग उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड में 5 दिन से अपना इंसाफ मांगने के लिए बैठे हुए हैं। लेकिन नेशनल मीडिया भी इन मासूम लोगों के साथ जुल्म कर रही है कि हिंदुस्तान में नेशनल मीडिया बिल्कुल आवाज़ नहीं उठा रही है। हम इसका पुरजोर मजम्मत करते हैं। दूसरी चीज़, उत्तराखंड के अंदर 78 एकड़ जो ज़मीन नैनीताल के पास ज़िला है, उसमें 90% मुसलमान, 10% हिंदू, उसमें मस्जिद, उसमें मंदिर, उसमें अस्पताल, उसमें स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल, सब चीज़ हैं। उसमें 4500। और अब खबर गोरखपुर से है। बता दें कि मकर संक्रांति के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में लगने वाले खिचड़ी मेले की सुरक्षा व्यवस्था को जांचने के लिए मुख्य सचिव दुर्गा प्रसाद मिश्रा और डीजीपी डीएस चौहान गोरखनाथ मंदिर पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर पूजन अर्चन भी किया। और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की सर्किट हाउस में चल रही आंशिक बैठक संपन्न हो गई है। इस बैठक के दौरान निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र अध्यक्षता में बैठक हुई है और इस बैठक में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट महासचिव चंपत राय और कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी महाराज और बाकी अन्य सदस्यों के साथ एल&टी और टाटा कंसल्टेंसी के इंजीनियर भी मौजूद रहे। सर्किट हाउस में ये बैठक संपन्न होने के बाद ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया है कि राम मंदिर निर्माण की प्रगति पर चर्चा की गई। राम जन्मभूमि के ट्रस्ट बोर्ड की बैठक है कल, वो 3 बजे होगी शुरू, मणिराम दास छावनी। 5 तारीख को मंदिर निर्माण समिति की बैठक है, वो कहाँ होगी ये कल तय करेंगे। किन किन विषयों पे चर्चा होगी, किन किन बातों इस बैठक ट्रस्ट की बैठक एक रूटीन काम है, लेकिन इंजीनियरिंग में जितनी बातें होती हैं वो जो चल रहा है इसकी प्रगति और इसके बाद क्या होना है उसकी चर्चा ज्यादा होती है। अभी भगवान का प्राण प्रतिष्ठित किया जाने वाला विग्रह किस पत्थर का बने, कैसा बने,
उसका चेहरा मोहरा कैसा हो, उनका पॉस्चर कैसा हो, देश के कौन ख्याति नाम लोग हैं। राष्ट्र से 3 अत्यंत श्रेष्ठ विशेषज्ञ जो मूर्ति कला के हैं वे इस समय यहाँ पर आहूत थे और भगवान रामलला का स्वरूप किस प्रकार का होना चाहिए, किस ऊंचाई की वो प्रतिमा बननी चाहिए और कैसे कैसे उसके सारे रंग रूप फीचर्स कैसे होने चाहिए, इन बातों की चर्चा हम लोगों की चली है। ये चर्चा अभी प्रवाह में है, निश्चित कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन हम चाहते ये हैं कि वह सर्वमान्य हो, उत्तम से उत्तम हो और सब लोगों की श्रद्धा उसके साथ जुड़ जाए। इस प्रकार भगवान का स्वरूप हम लोग वहाँ पर स्थापित करें। ऐसे मूर्तिकारों को कार्य के लिए संवाददाता राघवेंद्र मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, इस जो बैठक हुई है यहाँ पर समिति की, उसके बारे में क्या कुछ जानकारी है आपके पास? बिल्कुल पल्लवी, बता दें कि जिस तरीके की राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक जो है वो हर महीने चलती है, महीने में 3 दिन इनकी बैठक होती है और कंटिन्यू, और मंदिर के निर्माण कार्यों को लेकर के समिति रहते हैं, समिति के पदाधिकारी रहते हैं और जो कंसल्टेंसी यहाँ काम कर रही है टाटा कंसल्टेंसी है और उनके इंजीनियर है और उनके और जो कार्यकर्ता रहते हैं डीएम और जिले के प्रशासनिक अधिकारी रहते हैं, इनके द्वारा जो है हर महीने जो है बैठक चलती है, जो कि कल एक सर्किट हाउस में बैठक हुई। उसके बाद आज की बात अगर करेंगे तो आज जो है वो 3:30 बजे के बाद राम जन्मभूमि परिसर में मंदिर निर्माण की समिति की बैठक चालू होगी। जी तो राघवेंद्र, क्या कुछ अहम निर्णय इस बैठक के दौरान लिए गए हैं या फिर क्या मुख्य उद्देश्य रहा इस बैठक में? अगर बैठक की बात करेंगे तो इसमें ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी जी भी महाराज थे और इसमें साफ तौर पर उन्होंने ये बताया है कि राम चंद्र जी के स्वरूप को लेकर के इन्होंने 3 समितियां गठित करेंगे, जिनका अभी गठन नहीं हुआ है और जिनमें ये बैठक को लेकर के एक महत्वपूर्ण निर्णय और लिया गया है कि उनके रूप को किस तरीके संवारा जाएगा और किस तरीके ये गर्भगृह में विराजमान होंगे। तो अगर बात करेंगे तो ये कर्नाटक से, उड़ीसा से और ये महाराष्ट्र से वहाँ के कारीगर आएंगे कि रामलला को किस तरीके साज सज्जा किया जाए कि वो देखने में और सुंदर और भव्य लगे। तो राघवेंद्र, कार्य प्रगति पर भी चर्चा हुई है, आपसे भी पूछना चाहेंगे हम कि कार्य प्रगति का क्या इस वक्त हाल है वहाँ पर? क्या कार्य अपनी गति के हिसाब से चल रहा है या फिर कुछ डिले है? अगर कार्य प्रगति की बात की जाएगी तो कार्य प्रगति जो है वो 60% जो है लगभग काम जो पूर्ण हो चुका है और इसमें एक बात और निकल के सामने आई है कि गर्भगृह का काम जो है वो पूर्णतया रूप से पूर्ण कर लिया गया है, जो कि जल्द से जल्द उसमें रामलला का विराजमान किया जाएगा गर्भगृह में। उसके बाद जो है उनका पूजा अर्चन वहीं से चालू किया जाएगा। जी ठीक है राघवेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद इस अहम जानकारी के लिए। दर्शकों को बता दें, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े जिन्होंने अहम जानकारी हमसे पहुंचाई है कि 60% कार्य जो है मंदिर निर्माण का पूरा हो चुका है। साथ ही ये जो समिति की जो बैठक है वो कुछ समय बाद की जाती रही है ताकि जो कार्य है उस पर चर्चा की जा सके और आगे क्या कुछ किस तरीके से कार्य को आगे बढ़ाना है उसको लेकर ये समिति की बैठक इस बार की गई है। और अब खबर बुलंदशहर से है। बता दें कि बाइक सवार युवक से अज्ञात बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि इस दौरान करीब 82,000 की नकदी और एक मोबाइल और बाइक लूट कर बदमाश फरार हो गए। हालांकि सूचना पर पहुंची पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। ऐसी हुई थी कि मैं ऑफिस से काकने अपने गांव के लिए आ रहा था, तो जैसे खुर्जा से निकलते हैं तो घटना स्थल यहाँ पड़ती है, ढोलका पुल है, पंडी नगर के पास में पड़ता है और सब लोग आ भी जा रहे थे तो मैं पेशाब करने के रुका था। तो एक व्यक्ति मुझसे आगे निकला था, फिर वो पीछे गया था, मैंने इग्नोर कर दिया मैं कि सभी के लोगों का आने जाने का वक्त हो रहा था, निकल रहे होंगे और मैं पेशाब करके निपटा हूँ। तो वो अपने दूसरे साथी के साथ आया मेरे पीछे के साथ, उन्होंने कहा मुझे दबोचा है और मेरे साथ मारपीट भी की गई है। और हालांकि मैंने भी कहा थोड़ा सा जब तक मुझे क्या सामान ले गए, फिर सामान में मेरा जब उन्होंने फिर मेरे ईंट से वार किया पीछे और फिर मैंने भी थोड़ा कोशिश किया, फिर बोला कि भाई ज़्यादा मैंने उचित नहीं समझा कि उन पर हथियार भी हो सकते थे कि कोई और मामला निपटे। तो मेरी बाइक, मेरा सैमसंग का एक मोबाइल, 42,000 रुपये और बच्चों के जूते
और लखनऊ से खबर है, बता दें कि इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ऐशबाग ईदगाह की बेहतरीन पहल देखने को मिली। इस दौरान तन ढकने के लिए कपड़े और पेट भरने के लिए मुफ्त खाना दिया गया और इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया में मुफ्त खाने और कपड़ों का इंतजाम किया गया है। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ईदगाह लखनऊ में एडम मॉल और एडम किचन कायम है और एडम किचन में इस बात की फैसिलिटी है कि ज़रूरतमंद लोग यहाँ पर आकर के शाम को 6 बजे से और 8 बजे के दरमियान फ्री में मुफ्त में वेजिटेरियन खाना खा सकते हैं और उनको इज्जत के साथ बैठाल करके दस्तरखान पर उनकी मेहमान नवाजी की जाती है। उसी के साथ साथ एडम मॉल में लोग अपने पुराने लेकिन अच्छे कपड़े डोनेट करते हैं और उनको ड्राई क्लीन कराकर मॉल में हैंग किया जाता है। तो लिहाजा कोई भी ज़रूरतमंद शख्स यहाँ पर आकर के अपने नाप के गर्म और वार्म कपड़े ले जा सकता है और जिससे कि वो इतनी सख्त ठंडक से अपने आप को महफूज कर सके। और ये फैसिलिटी शाम को 4 बजे से और 8 बजे तक मुहैया कराई जा रही है, जिससे कि लोग इतनी सख्त जाड़े से, इतनी सख्त ठंड से अपने आप को महफूज रख सकें। और ये काम ज़ाहिर सी बात है खिदमत खल्क़ सोशल सर्विस के जज्बे से किया जा रहा है, क्योंकि पैगम्बर इस्लाम ने हम सबको इस बात का हुक्म दिया है कि ज़रूरतमंदों की ज़रूरत को पूरा करना ही करना। और अब खबर रायबरेली से है, बता दें कि जमीनी विवाद के चलते 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। बताया जा रहा है कि जबरन जमीन पर दरवाजा लगाने से मना करने पर इन दबंगों ने लाठी और डंडों से हमला कर दिया है। इस दौरान हमले में एक महिला समेत कई लोगों को गंभीर चोट आई। खबर रायबरेली से है, बताया जा रहा है कि पति और पत्नी के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद नाराज हुई पत्नी 3 साल के और 6 महीने के 2 बेटियों के साथ नहर में कूद गई है। हालांकि महिला का शव नहर से बरामद कर लिया गया है, लेकिन बच्चियों के शव की तलाश अभी भी जारी है। बुलंदशहर में डबल एनकाउंटर की यहां पर मजिस्ट्रियल ट्रायल जांच होगी। बताया जा रहा है कि बुलंदशहर पुलिस ने एनकाउंटर किया था, जिसमें 50-50 हजार रुपए के इनामी 2 बदमाशों को ढेर किया गया। अब डीएम ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं, साथ ही डीएम ने सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपी है जांच और मजिस्ट्रियल जांच में एनकाउंटर के सभी पहलुओं की पड़ताल की जाएगी। एसएसपी के अनुरोध पर डीएम ने मजिस्ट्रियल जांच का आदेश दिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि 2/3 की रात में अलग अलग जगहों पे 2 बदमाशों के मुठभेड़ में मृत्यु हुई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलंदशहर ने हमसे अनुरोध किया था कि इन दोनों घटनाओं की मजिस्ट्रियल जांच कराई जाए। उनके पत्र के अनुक्रम में और सीआरपीसी में दिए गए प्रावधानों के अनुक्रम में मैंने नगर मजिस्ट्रेट बुलंदशहर श्री सत्यप्रकाश जी को दोनों घटनाओं की जाँच के लिए मजिस्ट्रेट नामित किया है और मैंने कहा है कि जो भी मुठभेड़ हुई है और उसके जितने भी पहलू हैं सबकी जांच करके जांच आख्या 15। बिजनौर में सड़क हादसे में एक सिपाही की मौत हो गई है। अमरोहा में तैनात ये सिपाही, जो कि इसकी कार पेड़ से टकराई, और बिजनौर के शिवकला थाने में सालों तक तैनात रहा ये सिपाही दिनेश कुमार। सिपाही की मौत से पुलिस महकमे में भी शोक की लहर है। और बता दें आपको कि थाना नूरपुर के रतनगढ़ इलाके का यह मामला है। और रायबरेली जिले के इतिहास में पहली बार लखनऊ कमिश्नर के द्वारा गठित एसआईटी टीम की जांच के बाद एक बड़ा खुलासा हुआ है। तत्कालीन तहसीलदार AK सिंह समेत करीब 71 लोगों के खिलाफ शहर कोतवाली में अभियोग पंजीकृत किया गया और जिले में इस दौरान हड़कंप मच गया। और कानपुर देहात पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। 10 किलो गांजे के साथ युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसके पास से मोबाइल और सेंट्रो कार भी बरामद की गई और ये जो आरोपी है वो बिहार का रहने वाला बताया गया, जो कि खरीदारी कर औरैया गांजा लेकर जा रहा था। 2 लाख रुपए इस गांजे की कीमत बताई जा रही है। और पुलिस की पूछताछ में एक और बिहार का रहने वाला युवक नाम उजागर हुआ है। पुलिस ने इस मामले को दर्ज कर अब पूछताछ शुरू कर दी है। अकबरपुर कोतवाली पुलिस ने नेशनल हाईवे से इस आरोपी को गिरफ्तार किया है। ये कल शाम को प्रभारी निरीक्षक अकबरपुर और सीओ अकबरपुर की टीम के द्वारा आगरा रोड पर लगभग 5 बजे एक सेंट्रो कार से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसमें तलाशी लेने पर उसके पास से लगभग
10 किलो गांजा बरामद हुआ है। संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है, नियमानुसार इसको जेल भेजा जाएगा। इसके अलावा ये जिस व्यक्ति से खरीद के ला रहा था उसको बिहार का बताया गया है, उसकी तलाश करके उसके विरुद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अभियुक्त के साथ और कुछ पाया जाएगा? उसके पास एक मोबाइल फ़ोन और एक सेंट्रो कार भी बरामद हुई जिसकी कीमत लगभग 3 लाख है, और 10 किलो गांजा जो मार्केट रेट के आधार पर लगभग 2 लाख रुपए का बरामद हुआ है। सर कहाँ जा रहा था लेके कोई जानकारी? ये इसको औरैया के लिए ले जाना बताया गया है, उस संबंध में पूछताछ की जा रही है, और जहाँ पे डिलीवरी होनी है उस बारे में भी तहकीकात की जाएगी बेचने के दौरान, और नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई। और भी लोग क्या इनके साथ शामिल हैं क्या? और G20 देशों के प्रतिनिधि मंडल के आगमन को लेकर प्रशासन शहर की तस्वीर बदलने में लगा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर बिजली घर बाजार में बिना बारिश जलभराव हो गया है। यहाँ आपको बता दें कि पूरा बाजार इस वक्त जलमग्न हुआ है। पानी बढ़ने की वजह से दुकानदारों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं स्थानीय लोग जो हैं उनका ये कहना है कि नाला उफान मारने की वजह से पूरे बाजार में गंदा पानी भर गया है। इससे व्यापारियों को भी काफी नुकसान हुआ है, और तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जलमग्न की जो स्थिति है वो काफी ज्यादा निंदनीय और दयनीय है। यहाँ पर पूरा व्यापार इस वक्त चौपट हो गया है और दुकानदारों को इस वक्त खासा परेशानी हो रही है। देखिए, इंद्र देवता तो बरसात का सीजन होता है तब बरसात करते हैं, लेकिन नगर निगम का जो हाल है, बिजलीघर शिवाजी मार्केट का क्षेत्र पूरा नरक बना हुआ है, और बीमारी की आशंका, कोरोना का कहर जिस तरीके से डर पा रहा है, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई भयावह रूप हो जाए शिवाजी मार्केट बिजलीघर का। और लाखों लोग, गेट ऑफ इंडिया बोला जाता है बिजलीघर को, लाखों लोग वहाँ से निकलते हैं। जब एक आदमी कहाँ से कहाँ महामारी फैला सकता है, लाखों का क्या होगा। नगर आयुक्त कभी नहीं चेत रहे, नगर निगम कभी नहीं चेत रहा, मेयर कभी नहीं चेता। आप देख रहे हैं किस तरीके से इनकी मंशा समझ में नहीं आ रही है। नाले का बैग पानी, इसका मतलब खातों में आपने सफाइयाँ करी और नाला नरक बना हुआ है पूरा। भारत सरकार सबका साथ सबका विकास के अपनी बात पर कायम रहते हुए जहां देशवासियों को बीमार होने पर उनके उपचार के लिए आयुष्मान भारत योजना लेकर आई है, वहीं इस योजना का लाभ लेकर गरीब उचित स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। पूर्वांचल में पहली बार आयुष्मान भारत योजना से पहली बार इंट्रावेस्कुलर अल्ट्रासाउंड तकनीक के सहयोग से एंजियोप्लास्टी किया गया है। पूर्वांचल के छोटे से जनपद मिर्जापुर में इस तकनीक को लेकर पहली बार इसे निजी अस्पताल पॉपुलर हॉस्पिटल लेकर आई है। और इस बीच अस्पताल के चेयरमैन अवधेश कुमार कौशिक ने बताया है कि पॉपुलर अस्पताल के द्वारा पूर्वांचल में पहली बार मिर्जापुर जिले में इस तकनीक की मदद से आयुष्मान भारत योजना का लाभ देते हुए एक मरीज का एंजियोप्लास्टी किया गया। सर, आयुष्मान भारत योजना का सुविधा हमारे पास है और हमें लोगों तक पहुंचना है, और वो आप ही जरिया है जिसके थ्रू से हम पहुंच पाएंगे। ये जो पेशेंट हैं इनका एंजियोप्लास्टी करना है, लेकिन इनकी जो ब्लॉकेज है बड़ा कॉम्प्लेक्स है, और हम लोगों ने एक नया टेक्नोलॉजी जिसको IVUS बोलते हैं, इस टेक्नोलॉजी से पेशेंट का जो लाइफ है ज़्यादा सेफ रहता है। जो रीस्टेनोसिस होने का चांसेस जो बहुत ज़्यादा होता है वो रिड्यूस हो जाता है। इवन हम लोग इस मशीन के साथ साथ रोटा एवलेशन भी लेके आए हैं। अगर ज़रूरत पड़ा तो रोटा एवलेशन आप देखे होंगे एक ड्रिल मशीन की तरह होता है जो मट्टी काट के निकालता है, ठीक उसी तरह से छोटी सोचिए ये पतली सी नस में वो जाके वो मैं डॉक्टर के कौशिक हूँ, सर्जन हूँ, लेप्रोस्कोपिक और जनरल सर्जरी करता हूँ, लेजर सर्जरी भी करता हूँ। और पॉपुलर हॉस्पिटल अब ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स हो गया है। हमारी शाखाएँ वाराणसी में 2 हॉस्पिटल और साथ साथ गोपीगंज और मिर्ज़ापुर में हॉस्पिटल है। आज हम जो मिर्ज़ापुर हॉस्पिटल है उसमें एक स्पेशल केस कर रहे हैं। पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ था। हार्ट अटैक में एंजियोग्राफी करने से पता चला कि उसमें हार्ट में ब्लॉक है, और ये आयुष्मान के तहत ये पेशेंट हमारे पास आए थे। भारत सरकार की जो आयुष्मान योजना है, और हम उससे आयुष्मान से अनुबंधित हैं, और साथ में कार्डियक फैसिलिटी की वजह से। और इसी खबर के साथ ही उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए RN न्यूज़।